बिहार सरकार बहुत सारे विरोध एवं समर्थन के बीच जाति आधारित जनगणना करवाती है, जिसके आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की आबादी का 63% रिप्रेजेंट करते हैं और बिहार में लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप बनाते हैं। नतीजतन एक नया नारा निकलकर सामने आता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और आरक्षण की एक नई लहर की मानो शुरुआत सी होने लगती है। बीते कुछ महीने पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में डालना कॉन्स्टिट्यूशन के मानकों के अनुसार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को मिला हुआ है। सिमिलरली मराठा आरक्षण भी एक बार फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसके पूरे समर्थन में नजर आ रहे हैं। लंबे समय से उठती हुई इस मांग में एक्टिविस्ट मनोज की हंगर स्ट्राइक ने एक नई ऊर्जा फूंकने का काम किया है। इन सभी इंसिडेंट्स को देखने के बाद यह लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स का रेलेवेंस एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। आज का डिस्कशन इसी मुद्दे पर होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। आज की इस वीडियो में हम 5 मेन पिलर्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत में कास्ट पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट और फुटप्रिंट्स को इतिहास के पन्नों में जाकर देखेंगे। इसके बाद रिजर्वेशन की इस न्यू वेव को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ भारत में कास्ट पॉलिटिक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस को जानेंगे तथा अंत में कास्ट पॉलिटिक्स के सभी प्रोस्पेक्ट्स पर एक नजर डालेंगे। आइए सबसे पहले भारत में कास्ट पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आजादी से पहले सन 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन होता है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड को अफर्मेटिव एक्शन के बदले में त्यागने को तैयार हो जाते हैं। आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आती है और कास्ट पॉलिटिक्स का कुछ समय तक जिक्र भी नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पंडित नेहरू द्वारा कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और कास्टिज्म को काउंटर करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का गठन किया गया था। इसके बाद 70 के दशक में इंडियन पॉलिटिक्स में एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है, जिसमें कांग्रेस सिस्टम कोएलिशन सिस्टम की ओर शिफ्ट होता है। रिलीजन कास्ट के ऊपर डोमिनेट होने लगता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कम्युनलिज्म एक विकराल रूप ले लेता है और यही वह वक्त होता है जब पंजाब में भिंडरवाला और अकाली दल मूवमेंट का आरंभ एक सेपरेट 6 स्टेट के लिए होता है और इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख दंगों के रूप में सामने आते हैं। इसके बाद राजीव गांधी के दौर में भी रिलीजन कास्ट के ऊपर डोमिनेट होता दिखा है, जिसमें शाहबानो जजमेंट और राम जन्मभूमि के द्वार खोलकर डुअल अपीजमेंट का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपनी पुस्तक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, कुरान एंड कंटेम्परेरी चैलेंज में इसे साफ अपीजमेंट की संज्ञा देते हैं। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं न कहीं ओबीसी कम्युनिटी को प्रोस्परस बनाने और पॉलिटिकली एक्टिव करने में अहम योगदान देता है। हाल ही में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के एक रिव्यू पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अजय दासगुप्ता कहते हैं कि 1970 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीगेरियन अपोजिशन पार्टीज के राइज में इन्फ्लुएंशियल भूमिका निभाता है और कांग्रेस को डिक्लाइन की ओर ले जाने में मदद करता है। कहीं न कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत में कास्ट पॉलिटिक्स की एक नींव रख दी थी। इसके बाद जेपी मूवमेंट की शुरुआत होती है। जेपी मूवमेंट लोगों को इंदिरा गांधी सरकार के अगेंस्ट मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज हुए लोग जेपी मूवमेंट के बाद 2 गुट में बढ़ते हैं। एक गुट मंडल की तरफ जाता है, दूसरा कमंडल की तरफ, जिसमें एक गुट कास्ट पॉलिटिक्स पर फोकस करता है तो दूसरा रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स पर। इस वक्त कास्ट पॉलिटिक्स अपने पीक पर होता है, वहीं रिलीजन पॉलिटिक्स अपने रिवाइवल की शुरुआत करता हुआ दिखता है। वक्त बदलता है और 90 के दशक में कोलिशन सिस्टम बीजेपी सिस्टम की ओर ट्रांजिट होने लगता है, लेकिन अभी भी मंडल पॉलिटिक्स का इंप्रेशन हाई रहता है, क्योंकि मंडल पॉलिटिक्स के दौरान जो स्टूडेंट लीडर्स थे वे बाद में रीजनल पार्टीज फॉर्म कर चुके थे।
लेकिन बीजेपी सिस्टम के दौरान 2014 में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स लगातार अपने पांव जमाने में कामयाब रहती है। इस दौरान राम मंदिर का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा आर्टिकल 370 बीजेपी की सक्सेस में कैटलिस्ट की भूमिका निभाती दिखती हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस दौर को कास्ट पॉलिटिक्स के डिक्लाइन और रिलीजन पॉलिटिक्स के अपसर्ज के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम पिछले 1-2 वर्ष पर नजर दौड़ाते हैं तो बिहार सेंसस 2023, कर्नाटका पॉलिटिक्स में कास्ट की इक्वेशन और मराठा रिजर्वेशन की मांग कास्ट पॉलिटिक्स के रिवाइवल की ओर संकेत करते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे और मुख्य पिलर की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत में रिजर्वेशन की नई वेव चलने का क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ रिजर्वेशन सीलिंग। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया जाता है और 50% की रिजर्वेशन सीलिंग टूट जाती है। यह रिजर्वेशन लंबे समय से शांत बैठी कम्युनिटी को फिर से जगाने का कार्य करता है और वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं। ईडब्ल्यूएस केस के माइनॉरिटी जजमेंट ने इस बात को लेकर पहले ही संकेत दिए थे। सेकेंड, कास्ट सेंसस। यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि कास्ट सेंसस ने एक न्यू पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है जिसमें मैक्सिमम लोग टारगेट हो सकेंगे। ओवरटोन विंडो थ्योरी भी यही कहती है। इसके अनुसार पॉपुलर पॉलिसी पॉलिटिकल एरिना का जोन बन जाती है जिसमें सेंसिबल, एक्सेप्टेबल और रेडिकल थिंग्स के लिए कोई खास स्पेस बचता नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों में पॉपुलिस्ट पॉलिसी अलग अलग तरह से वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में 88% हिंदू पॉपुलेशन होने के कारण रिलीजन का कोई रोल दिखता नहीं है। वहीं बिहार जैसे राज्यों में लगभग 16% मुस्लिम आबादी होने के कारण पॉलिटिक्स में कास्ट और रिलीजन का मिश्रण देखने को मिलता है। थर्ड, रीअजर्शन ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। प्रोफेसर सीपी भांबरी कहते हैं कि कास्ट और रिलीजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम बारीकी से देखें तो यह पाएंगे कि रीजनल पार्टीज पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन के कारण एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पर रही हैं। बीजेपी सिस्टम के राइज ने ऑपोजिशन को थ्रेटन किया है, इसलिए रीजनल पार्टीज कास्ट को बैसाखी के तौर पर अपनी वापसी के लिए देख रही है। लोकनीति सीएसडीएस की 2009 से 2019 तक की कंपैरेटिव स्टडी के अनुसार अपर ओबीसी में बीजेपी का वोट शेयर 22% से बढ़कर 41% हो गया था। वहीं लोअर ओबीसी में बीजेपी का वोट शेयर 22% से बढ़कर 48% देखने को मिला था। बात अगर कांग्रेस की करें तो अपर ओबीसी में उसका वोट शेयर 23% से घटकर 15% पर आ गया था और लोअर ओबीसी में 27% से घटकर 50% पर देखने को मिला था। वहीं रीजनल पार्टीज भी अपर ओबीसी 43% से 29% और लोअर ओबीसी में 30% से 22% पर आकर गिरी है। फोर्थ, डेवलपमेंटल लैग। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन अपनी किताब द थर्ड पिलर में कहते हैं कि मार्केट और स्टेट कम्युनिटी से ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और एक वक्त पर कम्युनिटी बिल्कुल पीछे छूट जाती है। यह लेफ्ट स्पेस सिविल सोसाइटी के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है। इसलिए स्टेट लेवल पर कम्युनिटी लीडर्स कास्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेकर अपना खोया हुआ मुकद्दर वापस पाने में लगे हुए हैं। फिफ्थ, सबसे मेजर कारण है लैक ऑफ अपोजिशन। स्थिति इतनी भयावह है कि कांग्रेस अपोजिशन में अपने लीडर्स तक दे पाने में असमर्थ है। यही कारण है कि हमें आज सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी और डिक्लाइन इन पार्लियामेंट देखने को मिल रहा है। यदि सिंपल शब्दों में कहें तो पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन ही पॉलिटिक्स ऑफ फेडरलिज्म है और सेंटर में इफेक्टिव ऑपोजिशन न होने की वजह से स्टेट को ही ऑपोजिशन का रोल निभाना पड़ रहा है। सिक्स्थ, रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। उदाहरण के तौर पर यह कयास लगाया जा रहा है कि बिग डेटा मंडल पॉलिटिक्स को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है और आने वाले दशकों में कास्ट पॉलिटिक्स के ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद कर सकता है। कुछ वर्षों पहले मनमोहन सिंह सरकार ने सेंसस 2011 में ओबीसी की काउंटिंग कराने से इनकार किया था, लेकिन एक सेपरेट सोशियो इकोनॉमिक
कास्ट सेंसस में सरकार ने लोगों से उनकी कास्ट पूछी थी, जिसमें हर तरह के कास्ट नेम्स आने के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने ओबीसी डेटा को रिलीज नहीं किया था। इतना सब कुछ जानने के बाद हम सब में यह दिलचस्पी जरूर रहती है कि इस रिजर्वेशन की नई वेव के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आइए सबसे पहले इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को समझते हैं। जानकारों का मानना है कि इससे मेरिटोक्रेसी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। सिंगापुर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने गुड गवर्नेंस के 3 रूल्स दिए हैं। पहला, इंटीग्रिटी यानी एब्सेंस ऑफ करप्शन। दूसरा, मेरिटोक्रेसी यानी चूजिंग द बेस्ट पीपल फॉर द बेस्ट जॉब्स। एंड थर्ड, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अर्थात सभी के लिए एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड। अतः इन तीनों पर कंप्रोमाइज होता दिख रहा है। वहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बढ़ जाने से डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बैक सीट पर नजर आ रही है। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिक्स में मोरल लेजिटिमेसी क्राइसिस अभी तक बनी हुई है। यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती के राइज को दलित के राइज से इक्वेट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा रामचंद्र गुहा जैसे जानकार अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिजर्वेशन में ओबीसी रिजर्वेशन को काउंटर प्रोडक्टिव के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार यह एक हाईली पॉलिटिसाइज्ड इशू है जिस पर एक रेशनल डिबेट संभव नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए रिजर्वेशन पर डिबेट लाइट से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने का कार्य करती है। आइए अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी जानने का प्रयास करते हैं। योगेंद्र यादव अपने एक आर्टिकल रीथिंकिंग सोशल जस्टिस में कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन ही नेशनल बिल्डिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। अतः इंडिया एससी, एसटी, ओबीसी के सेक्शन जो कि 70% से अधिक है, उन्हें छोड़कर कभी प्रगति नहीं कर सकता है। जहां तक रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की, तो प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे ने अपनी इंडियन रेलवेज में रिजर्वेशन पर की गई स्टडी में रिवील करती हैं कि रिजर्वेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अमूमन यही बात चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी कहते हैं। वे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज एन आउटकम ऑफ द एक्शंस टेकन बाय ऑफिशियल्स आफ्टर दे हैव बीन अपॉइंटेड और प्रमोटेड एंड इज नॉट टू बी टाइड विद द सिलेक्शन मेथड इटसेल्फ। थर्ड, थॉमस पिकेटी अपनी किताब कैपिटल एंड आइडियोलॉजी में शो करते हैं कि रेशियो ऑफ दलित टू अपर कास्ट इन इंडिया इज मच हायर देन रेशियो ऑफ ब्लैक टू व्हाइट इन यूएस। इससे यह साफ जाहिर होता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यह पॉलिसी भारत जैसी डाइवर्स कंट्रीज में मोर रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करता है। क्रिस्टोफर जेफरलोट अपनी स्टडी में बताते हैं कि 2004 के बाद से ओबीसी में नॉन डोमिनेंट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नियरली डबल हो गया है। यह 2004 में मात्र 22% था, जो कि 2019 में 49% के करीब हो गया है। आज के डिस्कशन में सबसे पहले हमने कास्ट पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट और फुटप्रिंट्स को इतिहास के पन्नों में जाकर देखा। उसके बाद रिजर्वेशन के न्यू वेव को समझने का प्रयास किया। साथ ही भारत में कास्ट पॉलिटिक्स के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस को जाना। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet soon with the new episode. Till then, God bless you all.